तो लास्ट वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे परसेंटेज निकालने का किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंटेज होगा, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करना भी सीख रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट पे भी बात की थी। ठीक है, आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। दो टर्म है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दोनों के बारे में लिख दिया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा है वहां पे, समझेंगे इसको जरा पहले। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है वो फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो हम लोगों को उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो देता है। या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितना नंबर है एटम्स का वो हमें बताता है। ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और ये एग्जैक्ट नंबर बताता है। दोनों में अंतर है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं उसका एग्जैक्ट नंबर जो बताएगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे बेंजीन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बेंजीन, किसी को फॉर्मूला पता है इसका? तो C6H6 जो बेंजीन के लिए बोले, ठीक है, पहले समझ लेंगे जरा। यहाँ पे बेंजीन का जो फॉर्मूला जैसे मैंने पूछा तो आप लोगों ने कहा कि C6H6, ठीक है, तो C6H6 क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा C6H6 वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल जो है उसको C6H6 लिखते हैं। इसका मतलब कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन एलिमेंट का 6 एटम्स है और हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम्स है, 6। यानी ये एग्जैक्ट बता रहा है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है और उसका एक मॉलिक्यूल ले लिए और उसमें 2 एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन,
और उसमें टोटल कार्बन का 6 है एटम्स और हाइड्रोजन का भी 6 है, इसका मतलब वो कंपाउंड बेंजीन होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स है उसका एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है एटम्स का, समझ में आई बात। अब इसी का अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसी कंपाउंड का तो कैसे लिखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन है और हाइड्रोजन लिख दिए। और इस दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना जानते हैं ना, 6/6 करेंगे और जो लोएस्ट टर्म में कटेगा वही होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो 6/6 यानी 1/1, वही ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, इसका 1 और इसका 1, यानी कि 1 तो लिखते नहीं है ना, कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं तो किसी एलिमेंट का एटम का अगर 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे, इसका मतलब 1 ही है, तो हम इसको हटा दिए, लिख दिए CH। अब CH क्या हो गया, CH जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, है ना, किसका, बेंजीन का, समझ में आई बात। तो हम इसको इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि बेंजीन में कौन कौन से एटम्स हैं और उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:1, समझ में आई बात। तो इसलिए वो क्या है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जब हम उसी का कह रहे हैं C6H6, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये हमें उसके अंदर मौजूद एटम्स का एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। रेशियो तो अलग बात हो जाती है ना, सिंपलेस्ट रेशियो से हम क्या एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, नहीं ना बता सकते हैं, है कि नहीं। सिंपलेस्ट रेशियो से तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। अब जैसे कि सपोज कहते हैं आप मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर वाई है, ठीक है, और मिस्टर एक्स का एज जो है वो 20 ईयर्स है और मिस्टर वाई का एज जो है वो 4 ईयर्स है सपोज, तो रेशियो क्या निकलेगा, 5:1, है कि नहीं। अब 5:1 हम लोग दूसरी तरह से भी कर सकते थे नहीं। अब मान लेते हैं कि सिर्फ रेशियो बोल दिया जाए कि इस दोनों के बीच का एज का रेशियो है 5:1, तो एग्जैक्टली क्या एज है ये पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि हो सकता है एज जो है वो ये भी हो, एक का 25 हो और एक का 5 हो, तो भी तो रेशियो निकालेंगे तो 5:1 ही आएगा ना। कुछ और भी हो सकता है क्या, समझ रहे ना, किसी का और भी कुछ एज हो सकता है, किसी का 6 है और इसका 30 है, ये भी हो सकता है, तो 5:1 आएगा। तो कहने का मतलब देखिए रेशियो सिंपलेस्ट आ रहा है ना। अब ये एज है दोनों का कि ये है कि ये, नहीं पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो अलग चीज हो गया, और एग्जैक्ट नंबर अगर है तो हमको पता चल पा रहा है, एग्जैक्ट नंबर है तो पता चल जाएगा ना एज क्या है ना, समझ में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट गिव्स यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है, क्लियर। अब जब एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है तो सिर्फ हम इंपेरिकल फॉर्मूला देख करके क्या ये बता सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है, सिंपलेस्ट रेशियो देख करके क्या बता सकते थे कि किसका एज कितना है, बता सकते थे। हम रेशियो बोल दिए सिंपलेस्ट 5:1, तो एग्जैक्टली एज कितना है दोनों का ये बताया जा सकता है क्या, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, डिपेंड्स, निर्भर करता है ना, ये तो आई बात समझ में। उसी तरह से सिंपलेस्ट रेशियो देख के बताया जा सकता है क्या कि कौन सा कंपाउंड है, नहीं बताया जा सकता है, समझे। कंपाउंड बताने के लिए एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए ना, वो नंबर कौन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6 तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये बेंजीन है,
लेकिन अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड है। क्लियर हुई बात? सब लोग क्लियर हुए? ये चीज समझ गए? और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि इथाइन गैस का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? या एसिटिलीन? एसिटिलीन भी सुना होगा 10th में? यस सर, एसिटिलीन। हाँ, एसिटिलीन गैस, उसी का नाम इथाइन है ना? यस सर। एक कॉमन नेम है और इथाइन जो है वो यूनिक नेम है। तो कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा क्या? इथाइन का कोई फॉर्मूला मुझे बताएगा? क्या 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 कोई नहीं बताएंगे? क्यों भाई, नाराज है क्या लोग? हाँ? अभी मैट्रिक पढ़े हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ। C2H4 होना चाहिए। टाइप क्या होना चाहिए? C2H4। C2H4 नो, C2H4 इथीन होता है। C2H6 इथेन, C2H4 इथीन और C2H2 इथाइन होता है। ठीक है, देखिए इथाइन, ठीक है। इथाइन का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं C2H2, तो ये जो फॉर्मूला है ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्यों है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? किसका नंबर बता रहा है एग्जैक्ट? C और H का। C और H का। तो दिस फॉर्मूला इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन बिकॉज दिस फॉर्मूला इज गिविंग द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथाइन का, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें उसके अंदर जो मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन है उसका एग्जैक्ट संख्या बता रहा है, सही संख्या बता रहा है। ठीक है, अब हम इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का तो कितना आएगा? 2/2 यानी 1:1 आएगा। तो रेशियो ऐसे लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले? बेंजीन का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH था, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है ना? और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है कई सारे कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। अभी उदाहरण देखें ना हम लोग, बेंजीन का भी CH था, इथाइन गैस का भी CH है, देखें अभी जस्ट। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। अगर हम C2H2 कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वो इथाइन ही है, अगर हम C6H6 कह रहे हैं तो वो बेंजीन ही है। लेकिन जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कह रहे हैं कि इसका CH है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड है। उदाहरण के तौर पर अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, बेंजीन भी हो सकता है, इथाइन भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे, है ना? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला of different compounds। ठीक है,
empirical formula of different compounds can be same. ठीक है, empirical formula अलग अलग कंपाउंड्स का सेम हो सकता है, ठीक है, बट molecular formula is different for different compounds. समझे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, सही है? ये तो बात हम लोग समझ गए, है ना? हालांकि इसको जैसे कि क्या होता है ना, कैलकुलेट किया जाता है, तो देख लेते हो क्वेश्चन है या नहीं है। ऐसे एक बुक देखें, क्वेश्चन शायद हो। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, डाटा आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक कोई कंपाउंड है, ठीक है। अगर लिखना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आपको पता चल पाएगा। ठीक है, अ कंपाउंड कंटेन्स A compound contains 4.07% hydrogen, 4.07% hydrogen, comma 24.27% carbon, ठीक है, 24.27% carbon and 71.65% chlorine, 71.65% chlorine, full stop. Its molar mass is 98.96 gram. Its molar mass is 98.96 gram. ठीक है, full stop. What are its empirical formula? What are its empirical and molecular formulas? What are its empirical and molecular formulas? लिखे, है ना? देखिए, हो गया। इसको समझने के लिए पहले कुछ और एक दो चीज हम लोग समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि क्वेश्चन को समझने से पहले जरा समझिएगा कुछ। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने अभी लिया था, बेंजीन का लिया था ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये
और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने लिखा था, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 78, सही है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास जब निकालेंगे तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। यहाँ तक कोई डाउट है ना। तो स्मॉल n होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो। मॉलिक्यूलर मास कितना आया 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये काटते तो 6 आया, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आया 6। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक, उसको हम लोग स्मॉल n से अगर इंटू कर देते हैं तो वो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है कि नहीं। अब जैसे सिंपलेस्ट रेशियो जो निकला यहाँ 6, जैसे हम लोग काटे तो 6 आया, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला CH इंटू 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि नहीं, देख रहे हैं, है ना। तो वो जो नंबर है, जो कॉमन नंबर हम लोग बाहर निकालते हैं, अगर हम उसे चाहते हैं कि क्या है वो नंबर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिक्कत है इसको समझने में, सिंपल है। तो n क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और जो नंबर आएगा उस नंबर यानी n, उसको अगर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला से इनटू कर दें तो वो क्या दे देगा हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे भी जस्ट हम लिखे ना ये बात है। इसमें कोई डाउट है, इसको डाउट है कुछ नहीं, समझ गए इस तरह से। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब इस पे जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, उसमें क्या है, एक कंपाउंड है, डाटा मैं रफली लिख दे रहा हूं, एक कंपाउंड है, ठीक है। और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, उसमें एक कार्बन है और उसमें क्लोरीन है, और सभी का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 4.07%, इसका 24.27% और इसका दिया हुआ है 71.65%, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है कि मोलर मास, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वो है 98.96 ग्राम, ये ठीक है। यही डाटा है हमारे पास। तो हम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जैसे कॉलम बना लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले जो एलिमेंट्स है उसका कॉलम बना लिए, उसका अगर परसेंटेज दिया हुआ है या मास दिया हुआ है तो वो निकाल लिए। एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं उसका, तो एटॉमिक मास एक ले लिए, है ना। एक हम लोग रेशियो कर लेते हैं, इसको हम लोग एटॉमिक रेशियो भी लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है। तो देखिए जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दिए और क्लोरीन लिख दिए। कार्बन का परसेंटेज 24.27% है, हाइड्रोजन का 4.07% है और इसका 71.65%, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 1 और इसका 35.1। एक्चुअली बुक में जैसे एनसीईआरटी का ये डाटा है तो ये थोड़ा कैलकुलेट करने में मुश्किल होगा क्योंकि नंबर ऐसा दिया हुआ है डेसिमल में ज्यादातर,
अब हाइड्रोजन जैसे है, मैंने 1 लिया, हम लोग 1 लेते हैं जनरली, बट एग्जैक्टली क्या होता है 1.008 होता है। तो डाटा में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा फिर, तो हम लोग थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद पहला क्या हुआ, परसेंटेज लिख लिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, एटॉमिक मास जो है उसका वो लिख लिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर उसके रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि जो ये आया इसको डिवाइडेड बाई इसको, इसका बाई ये बाई ये, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, ये ना हो रहा है। तो इसको हम इससे डिवाइड कर दें, अब इसका भी एग्जैक्टली 12 नहीं होता है ना, तो अप्रॉक्स हम 12 मान लिए, तो ये काटेंगे तो अप्रॉक्स 2 आएगा। इधर ध्यान देना है, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, इसमें करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 2, अप्रॉक्स 2 आएगा, इसमें अप्रॉक्स कितना आएगा 4, और यहां पे अप्रॉक्स कितना आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इधर जो यहां पर आया उसमें जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे ये दोनों सेम हो रहा है, मगर मान लेते हैं अगर डिफरेंट भी होता या कुछ भी, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे छोटा क्या है, तो उस 2 से सबको एक एक करके डिवाइड करना है। 2 से इसको डिवाइड किए कितना होगा 1, 2 से इसको डिवाइड किए 2 से इसको डिवाइड किए, आई बात समझ में। ये जो आया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको सेलेक्ट कर देते हैं और उसी से एक एक करके सबको डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है वो एक अलग कॉलम में, सिंपलेस्ट रेशियो कॉलम में लिख लिए। कोई दिक्कत है ना, हाँ ठीक है। तो अब इसमें जो हम लोग ये करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकालेंगे इसका, तो क्या होगा वो देख लीजिए, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वैसे नहीं लिखेंगे, कार्बन का कितना है 1 ना, तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 तो H2 लिख दिए। क्लोरीन का 1 तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ तो कोई डाउट, इसको डाउट है, एक डाउट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेते हैं, बेहतर होगा। कार्बन फॉर्मूला तो वहां लिखा हुआ है, तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा, ये हो गया 0.5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक है। फिर 3 और 1 4, ये होगा सही है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 98.96, ये तो दिया हुआ है 98.96, ठीक है। तो हम n जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जानते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर मास का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो गया उसका वैल्यू बाय इसका वैल्यू, इसको काट देंगे अप्रॉक्स कितना 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, अरे भाई इसका दोगुना कितना होगा 99 होगा, और ये 98.96 है तो अप्रॉक्स 99 नहीं हुआ, नहीं समझे, वही ना हुआ। अब 98.96 है तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 99 नहीं हो गया, और 49 का दोगुना कितना होता है 98, और 0.5 का दोगुना 1,
तो 99 नहीं हो गया, हो ना? तब तो इसको काटेंगे तो लगभग 2 आ ही गया, है ना? तो ये हो गया 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल चुका, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन, पढ़े ना अभी, इंटू एन कर दिए। तो ये आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन कितना आया था? 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। C2H4 Cl2 क्या एम्पिरिकल फार्मूला मास 1 क्या हुआ? एम्पिरिकल फार्मूला मास ये कैसे आया वो बोल रहे हैं? यस सर। देखिए कार्बन का 2 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास है ना, मतलब हुआ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया है? सर कार्बन का 2 लिखें प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन उस फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन है। 1 into 1 1 into 2 ना करेंगे, दो है। संख्या कितना है? 2, यस सर। और हाइड्रोजन का होता कितना है? 1। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, या 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 + 1 ना करेंगे, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, या 1 into 2 करेंगे, ठीक है। और क्लोरीन का तो 35.5, तो ऐड कर दिए, कितना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए? एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकल गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल गया। कोई डाउट है? ठीक है, इसको कर लेंगे ऐसे ही। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हो सकता है या होता है, उसको भी बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। बाकी और एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये सब कैलकुलेट करने का जो होता है, ठीक है। और इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो हम लोग समझ गए ना एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये सब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? एक्चुअली कोई भी रिएक्शन जैसे होता है, मान लेते हैं जैसे A और B आपस में रिएक्ट किया, C और D बना रहा है सपोज, ठीक है। या किसी रिएक्शन को हम लोग जनरली क्या ऐसे लिखते हैं, R से B ऐसे भी लिखते हैं। R मतलब रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो प्रोडक्ट बनाता है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो चीज बनता है रिएक्शन के बाद उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट्स। और जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट्स। सही है बात? ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री जो है वो समझिए। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में जब हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया, ठीक है, या कितना अमाउंट बचा हुआ है। सपोज करते हैं कि 10 ग्राम लिया गया था और कुछ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया और कुछ बचा हुआ है रिएक्टेंट, तो कुछ मान लेते हैं 6 ग्राम रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 4 ग्राम, है ना। और रिएक्ट जब किया तो कुछ प्रोडक्ट भी बना होगा, तो प्रोडक्ट कितना बना। तो कहने का मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का अमाउंट कितना बना या कितना रिएक्ट किया वो हमें बताता है, वही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। समझे? अब जैसे कि सपोज जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने बैलेंस किया हुआ ना रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये रिएक्शन जैसे है और अगर मैं कह रहा हूं ये बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, बैलेंस किया हुआ है। तो जब बैलेंस किया हुआ है तो आगे जो नंबर बता रहा है, ये कितना नंबर है यहाँ पे? 1 1 1 1 है ना, 1 1 है ना।
तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ A is reacted with 1 mole of B। A का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किससे? B का 1 मोल से, ठीक है। टू गिव या देता है, टू गिव 1 मोल ऑफ C, है ना, एंड 1 मोल ऑफ B। समझे? ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूल के हिसाब से भी बोल सकते थे। 1 molecule of A is reacted with 1 molecule of B to give 1 molecule of C and 1 molecule of क्लियर है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल या मोल के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ऑटो रिएक्शन ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट रिएक्ट किया, प्रोडक्ट्स का कितना अमाउंट बन रहा है, ये चीज हमें जो बताता है वही स्टोइकियोमेट्री। क्लियर हुआ? स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंबशन किसका, मीथेन का। मान लीजिए कंबशन ऑफ मीथेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब ये होता है जलने का प्रोसेस, तो उसमें वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना, इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताएगा? बताएगा? देखिए ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह जलाया जाता है ना, तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सही। तो देखिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया उस तरफ, 2 और 2, यहाँ पे 4 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। जिसको डाउट है इसमें तो बोलिए। क्वेश्चन बैलेंस्ड हो गया, कर सकते थे बैलेंस खुद से, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, आगे जो नंबर है वही उसका कोफिशिएंट है या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और वो क्या बताता है? मोल्स या मॉलिक्यूल्स, दोनों चीज के हिसाब से बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं इसका 1 मोल, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से और बनाता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर। मोल के हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम मॉलिक्यूल के हिसाब से बोले तो 1 मॉलिक्यूल मीथेन का जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से, तो वो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है।
ठीक है। तो मॉलिक्यूल के हिसाब से हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है, कि वॉल्यूम के हिसाब से भी इसको बोला जा सकता है ना, ठीक है। एसटीपी कंडीशन पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बाद में इस पर हम लोग और बात करेंगे। एसटीपी कंडीशंस पे किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये याद रखेगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये 1 मोल जैसे है, तो अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बोले तो ये बोल सकते हैं कि इसका 22.4 लीटर रिएक्ट करेगा इसके 2 मोल से, तो 2 मोल का मतलब 2 into 22.4 लीटर हो जाएगा इतना लीटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 22.4 लीटर निकलेगा, और वाटर 2 into 22.4 लीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो 1 मोल पे जितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, उसको हम लोग बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम। तो इस तरह से जो इक्वेशंस लिखा जाता है ना, जिसमें हम लोग को मोल उसके अमाउंट के बारे में पता चलता है, किसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। और उससे हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितना रिएक्ट किया या किसी चीज का कितना अमाउंट बना, ठीक है। आगे क्लास में और आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है।